नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने दोस्तों जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में आज आपको मूल अधिकार के बारे में पढ़ाएंगे। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कौन कौन से हैं और किस प्रकार से इनकी हमें जानकारी देखनी है और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे और किस प्रकार से हमें अटैम्प्ट करना है। दोस्तों पिछला वीडियो आपने देखा होगा और इस वीडियो में देखना आप, ये मूल अधिकार है। इस मूल अधिकार की सबसे पहली जो बात करते हैं दोस्तों वो देखो आप, यह है भाग 3 में और इसके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसके अनुच्छेद शामिल है। तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद है यानी कि ये जो 12 से 35 तक अनुच्छेद और ये भाग है दोस्तों, तो मैंने पिछले वीडियो में यानी कि जो पहले की जो वीडियो है उनमें देखना आप सर्च करके, मैंने 22 भाग और जितने भी अनुच्छेद है दोस्तों वो सारे के सारे अनुच्छेद मैंने बताए हैं। दोस्तों आप वो वीडियो देखने के बाद में एक बार ये वीडियो देखना, ठीक है दोस्तों, ताकि ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। देखो अब स्टार्ट करते हैं। तो मूल अधिकार है दोस्तों वो भाग 3 में है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें शामिल है। तो दोस्तों अब देखते हैं मूल अधिकार है क्या। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करो। देखो और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों इसकी प्रकृति का। तो ये किस प्रकृति के होते हैं दोस्तों मूल अधिकार, वो देखो आप, निषेधात्मक एवं नकारात्मक। क्या दोस्तों, निषेधात्मक एवं नकारात्मक प्रकृति, इनकी प्रकृति होती है निषेधात्मक एवं नकारात्मक। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे मूल अधिकार के बारे में फटाफट। सबसे पहले तो ये देखो कि इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ। मूल अधिकारों का जो जन्म है दोस्तों वो ब्रिटेन में हुआ। और कब हुआ, 1215 ईस्वी में। कैसे हुआ वो देखो आप। मूल अधिकारों का जन्म ब्रिटेन में एक अधिकार पत्र जारी किया गया था। कौन सा दोस्तों, अधिकार पत्र। और ये अधिकार पत्र है, इसमें किस चीज़ को शामिल किया गया दोस्तों, इसमें मूल अधिकारों को शामिल किया गया ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में क्या एक अधिकार पत्र जारी किया गया और वो अधिकार पत्र क्या है दोस्तों, वो मूल अधिकार। उसमें मूल अधिकार भी शामिल थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब अगर दूसरी बात करें कि सबसे पहले कौन से देश के संविधान यानी किस देश के संविधान ने सबसे पहले मूल अधिकारों को जोड़ा है, तो दोस्तों जोड़ने की अगर बात करें तो है अमेरिका। क्या दोस्तों, अमेरिका ने क्या किया है, अपने संविधान में परिवर्तन कर 1791 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में दोस्तों, 1791 ईस्वी में क्या किया है दोस्तों, संविधान में परिवर्तन कर मूल अधिकारों को जोड़ा है। मूल अधिकारों को जोड़ा गया। कैसे दोस्तों, संविधान में परिवर्तन करके इसने क्या किया, मूल अधिकारों को जोड़ा है। तो 1791 ईस्वी में इसने जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, और देखो 1215 ईस्वी में जो ये देश है दोस्तों जिसमें ये मूल अधिकार है दोस्तों, इन मूल अधिकारों को क्या कहा गया है दोस्तों, ये जो अधिकार पत्र है दोस्तों, ये अधिकार पत्र है दोस्तों, इसको मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा। दोस्तों मैग्ना कार्टा से मतलब क्या होता है दोस्तों, मैग्ना कार्टा से मतलब होता है अपने अधिकार के लिए जो सही है वो चीज़ जो पक्ष में होती है दोस्तों अधिकार के, वो मैग्ना कार्टा होती है। ठीक है दोस्तों, अधिकार के पक्ष में जिसमें सारे के सारे जितने भी तर्क है दोस्तों उसी अधिकार के पक्ष में होते हैं, तो मैग्ना कार्टा होता है। यहाँ मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि एक ऐसा अधिकार जो क्या है इसके पक्ष में हो, किसके, मौलिक अधिकारों के पक्ष में हो। ठीक है दोस्तों, पक्ष विपक्ष की बात करता है कौन, मैग्ना कार्टा। तो देखना आप, अमेरिका है दोस्तों, इसने 1791 ईस्वी में संविधान में परिवर्तन करके और अपने संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो फिर इसके बाद में अगर इंडिया की बात करें यानी कि भारत की बात करें तो सबसे पहले कौन, 1895 ईस्वी में दोस्तों किसने, बाल
गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया है दोस्तों, वो देखो आप, इसने स्वराज्य विधायक के माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से क्या किया दोस्तों, इसने मूल अधिकारों की मांग की है। किसके माध्यम से की है, स्वराज्य विधेयक। ये एक विधेयक है, ये बनाकर दोस्तों इस विधेयक के माध्यम से भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की जो मांग करने वाला व्यक्ति है वो बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में आती है कौन, एनी बेसेंट, और वो कब आती है दोस्तों, 1925 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। कौन आती है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने क्या किया, मूल अधिकारों की मांग की है। तो ये देखो किस प्रकार से की है वो देखना आप। इसने एक बिल पास हुआ था 1925 ईस्वी में, और वो बिल का नाम है दोस्तों कॉमनवेल्थ इंडिया बिल। क्या दोस्तों, कॉमनवेल्थ इंडिया बिल। तो इसका भी आप ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ इंडिया बिल। इस बिल के माध्यम से क्या किया गया था दोस्तों, इस बिल के माध्यम से एनी बेसेंट ने मूल अधिकारों की मांग की थी, मूल अधिकारों की मांग की थी। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में 1928 ईस्वी में क्या किया गया, सबको पता है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। 1928 में क्या आया था, 1928 में आया था जवाहरलाल नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट है वो आई थी। तो उस नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों। देखो ईस्वी में है दोस्तों कौन सी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के माध्यम से भी क्या किया गया था दोस्तों, मौलिक या मूल अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों। यहाँ लिख दूँ मूल अधिकारों की मांग, मूल अधिकारों की मांग। फिर इसके बाद में महात्मा गांधी जी आते हैं दोस्तों। तो एक बार यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर देखते हैं आगे। 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे। अब है दोस्तों कराची का अधिवेशन, और वो कब हुआ था दोस्तों, कराची का अधिवेशन वो हुआ था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में किसने मांग की थी, मूल अधिकारों की मांग की थी दोस्तों, किसने, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने मूल अधिकारों की मांग की थी। ठीक है दोस्तों, कराची अधिवेशन के माध्यम से। देखो, और वो कहाँ है दोस्तों, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, देखो अब फटाफट इसमें देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, खूब अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, एकदम समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो फिर उसके बाद में 1928 के बाद में दोस्तों कब, 1931 में क्या हुआ था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है दोस्तों। अब इस गोलमेज सम्मेलन में क्या किया गया था वो देखो। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से जो मूल अधिकारों की मांग की गई थी दोस्तों, जो प्रस्ताव रखा गया था, उसी प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी ने क्या किया, एक रिपोर्ट बनाई, और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कहाँ हुआ था दोस्तों, यानी कि कराची अधिवेशन। इस कराची अधिवेशन में क्या किया गया दोस्तों, इसमें मांग की गई किसकी, मूल अधिकारों की। तो यहाँ कह सकते हैं दोस्तों मूल अधिकारों की मांग। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकारों की मांग की गई थी किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ मैं लिख दूँ, मेन इंपॉर्टेंट कौन है दोस्तों, महात्मा गांधी। तो ऐसे आपको ट्रिक वाइज याद रखना है आपको। पूरे फैक्ट्स जो है दोस्तों, वो जो लिखित पार्ट है दोस्तों, मैं आपको अटैच करके दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। और भी अगर चाहिए तो आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं वैसे दे दूंगा आपको। ठीक है। तो मूल अधिकारों की मांग, महात्मा गांधी जी। ठीक है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मूल अधिकारों की मांग की है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कराची अधिवेशन। ठीक है, उसके अंदर से, और तब जाके महात्मा गांधी। ठीक है। अब देखो आगे फिर आता है 1935 में। 1935 में दोस्तों एक्ट आता है किसका, 1935 का एक्ट, यानी कि शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों।
तो 1935 का ये शासन अधिनियम है, इसके अंदर दोस्तों जो मूल अधिकार यहाँ मांग कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन ने उनकी मांग को पूरी नहीं की। मतलब 1935 के एक्ट में मूल अधिकारों को नहीं जोड़ा गया, मूल अधिकारों को नहीं जोड़ा गया। ये यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत ये सरकार है दोस्तों, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने ये जो निर्णय लिया था यहाँ मूल अधिकारों को नहीं जोड़कर, ये बिल्कुल गलत निर्णय लिया था। इसी वजह से थोड़ा आगे जो भी विरोध हुआ था, जो सारे के सारे इन मूल अधिकारों को देख लो, आप संविधान सभा को देख लो, इन सभी की वजह से विरोध होने लगे थे। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, 1935 एक्ट ईस्वी में 1935 के एक्ट में मूल अधिकारों को नहीं जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, 1945 तेग बहादुर सप्रू समिति। कौन सी समिति है दोस्तों, तेग बहादुर सप्रू समिति। तो इसके अंदर इस समिति के माध्यम से संविधान, यानी कि हमारे संविधान बनाने की जो मांग, तो क्या है, एक बार उन्होंने बोला ठीक है संविधान बना लो, तो उसके लिए फिर काम स्टार्ट हो चुका था दोस्तों। लेकिन जब संविधान बनाने का काम स्टार्ट हो चुका था, उसके अंदर फिर क्या 1945 ईस्वी में एक समिति आती है। कौन सी दोस्तों, तेग बहादुर सप्रू समिति। और दोस्तों ये तेग बहादुर जो है वो महात्मा गांधी जी के करीबी मित्र है दोस्तों। ठीक है, इनका ध्यान रखना, बहुत करीबी मित्र थे। आगे भी कभी नाम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ये काफ़ी करीबी मित्र थे। तो तेग बहादुर सप्रू समिति के माध्यम से क्या दोस्तों, के माध्यम से अब किस में मूल अधिकारों को जोड़ेंगे, संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ने की मांग की गई। तो संविधान में मूल अधिकारों की मांग की गई, के माध्यम संविधान में मूल अधिकारों की मांग की गई। और बाद में ये मांग क्या हो गई दोस्तों, इस मांग को मान लिया गया। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ तक जितने मूल अधिकार है दोस्तों, उन मूल अधिकारों के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से क्या होता है, अब इस लास्ट में यहाँ तक जो है, अब इस संविधान में क्या हो, मूल अधिकारों की मांग कर दी गई। तो संविधान में जब मूल अधिकारों की मांग कर दी गई, तो फिर क्या फैसला लिया जाएगा कि मूल अधिकारों को बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों एक समिति, मतलब एक समिति गठित की गई इन मूल अधिकारों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मूल अधिकारों को बनाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई, ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन है वो सारा बताता हूँ। देखो फिर उसके बाद में देखो आगे के फैक्ट है दोस्तों, कि मूल अधिकारों को बनाने के लिए एक समिति गठित की गई। ठीक है दोस्तों, और वो संविधान सभा में एक समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष थे कौन, देखो उसके अध्यक्ष थे मूल अधिकारों को ऐसे स्टार्ट करते दोस्तों, संविधान सभा में मूल अधिकारों के लिए समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है दोस्तों, एक समिति बनाई गई मूल अधिकारों को जोड़ने के लिए, संविधान सभा में एक समिति बनाई गई। ठीक है दोस्तों, अब है यहाँ से एक उप समिति भी बनाई गई, एक उप समिति भी बनाई गई। और उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, ये उसके अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से जितना भी ये मूल अधिकारों के बारे में जितनी भी बात हुई है दोस्तों, वो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अब मैं आपको एक विश्व के लिए जानकारी दे दूँ कि जो यूएनओ है, यानी कि यूनाइटेड नेशन, ठीक है दोस्तों, यूएनओ जो है उसने मानवाधिकारों के लिए क्या किया है, एक संस्था खोली है। तो वो देखो किसने क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो आगे देखो। तो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर यूएनओ के बारे में बता रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आप, यूएनओ है दोस्तों, तो उस यूएनओ का सबसे पहले तो गठन देखो आप, गठन कब हुआ था दोस्तों उसका, 24 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, 24 अक्टूबर। और इसकी डेट है दोस्तों 1900 कब, 1945 या और कब, देखो इसकी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों गठन, यूएनओ के बारे में देख लो आप पूरा ही, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका काम क्या होता है पूरी डिटेल देख लो आप, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है दोस्तों, देखो यूएनओ के बारे में सबसे पहले गठन देखो, इसका गठन है दोस्तों इसका 24 अक्टूबर 1945। ठीक है दोस्तों, गठन के बाद में इसकी जनक या इसका संस्थापक कौन है, जनक या संस्थापक, संस्थापक या जनक, तो दोस्तों ये है अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी। कौन है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी। दोस्तों मैं ये चीज़ यहाँ पर क्यों पढ़ा रहा हूँ वो देखना अभी, फ्रैंकलिन डी। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस यूएनओ ने क्या किया था, 10 दिसंबर 1948 को ये घोषणा की थी कि जो मानवाधिकार है उसका कभी हनन नहीं होना चाहिए। विश्व में घोषणा की थी कि ये जो विश्व मतलब अब अगर किसी को विश्व में किसी भी आदमी को के मानवाधिकार छीन रहे हैं या लूट रहे हैं दोस्तों, तो वो किसके पास संपर्क कर सकता है, यूएनओ के पास में। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ था कब, 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को इसने क्या घोषणा की थी कि मानवाधिकारों को मतलब मानवाधिकारों के लिए विश्वव्यापी घोषणा की थी। देखो 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने मानवाधिकारों के लिए क्या किया है दोस्तों, विश्वव्यापी घोषणा की है, विश्वव्यापी घोषणा की। ठीक है दोस्तों, आ रहा है एकदम समझ में। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे। इससे पहले मैं एक बार इसको आप उतार लो दोस्तों, और मैं इसमें थोड़ी इंक डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप आगे, यहाँ तक आ रहा है समझ में, अब देखना आगे। अब दोस्तों देखो, जो अपने मौलिक अधिकार है यानी कि मूल अधिकार है, वो मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, वो पहले तो यह है भाग 3 और अनुच्छेद कहाँ से लेकर, अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक है। ठीक है, तो इन 12 से लेकर 35 तक जो मानव को यानी कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी संख्या है दोस्तों 7। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, मौलिक अधिकार कुल 7 थे। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन 7 में से एक मौलिक अधिकार दोस्तों क्या हुआ, एक जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है वो अब हटा दिया गया है। उसको कौन सा मौलिक अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। ठीक है दोस्तों, देखो अब है दोस्तों यहाँ से 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार, नहीं मतलब में क्या किया गया दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया तथा उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत में संपत्ति के मौलिक अधिकार को, और दोस्तों इसका क्वेश्चन बहुत मोस्ट बनता है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब क्या कर दिया गया दोस्तों, हटा दिया गया, को हटा दिया
गया। ठीक है दोस्तों, तथा इससे मतलब किसको, संपत्ति का जो मूल अधिकार था पहले उसे, तथा इसे अब कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। जब ये कानूनी अधिकार बनेगा तो यहाँ से ये हट जाएगा दोस्तों मूल अधिकार, और मूल अधिकार अब कितने बच जाएंगे, मात्र 6। पहले कितने थे, 7, अब हो जाएंगे केवल 6। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर बच जाएंगे कितने दोस्तों, मात्र 6। ठीक है, अब देखो जब ये, हाँ इसी में है दोस्तों, किसमें, 44वां संविधान संशोधन में ही है। ठीक है, अब देखो इसमें इसी की बात दूसरी है। जब इसे कानूनी अधिकार बनाया गया तो एक नया आर्टिकल या नया अनुच्छेद क्रिएट किया गया दोस्तों, वो है 300A, और उसके अंदर क्या किया गया दोस्तों, इसे मतलब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है। किसमें दोस्तों, नया अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, 300A के तहत क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। के तहत संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों उसको अब क्या बनाया गया, अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। ये लो, कानूनी अधिकार बनाया गया। यहाँ तक होता है दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, ये 44वां सिद्धांत संशोधन हो चुका है। तो यहाँ से मूल अधिकारों के बारे में भी ध्यान पड़ गया आपको किस प्रकार से। देखो भाग 3 में आता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हम पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में मौलिक अधिकार। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और दोस्तों ये 300A जो बताया था मैं आपको, वो कहाँ बताया था दोस्तों, वो बताया था भाग 12 में। तो ये भी आप लिख लेना, ये कौन से में है दोस्तों, भाग 12 में, याद रखना। ठीक है, वैसे तो वहाँ ध्यान पड़ जाएगा आपको 300 जो A है वो कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। दोस्तों अब देखते हैं आगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो अब चलते हैं स्टार्ट से। जो 2-3 इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ किस प्रकार से और क्या क्या, वो देखो आप। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, 15(2) सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये मूल अधिकार है दोस्तों, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध है। क्या है दोस्तों, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो जो राज्य की परिभाषा है दोस्तों वो कहाँ पर आने वाली है, वो आर्टिकल 12 में आने वाली। देखो, मूल अधिकार है, वो मूल अधिकार क्या है, वो दोस्तों व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध है। क्या है दोस्तों, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध, यानी कि व्यक्ति है वो राज्य के विरुद्ध इसको प्राप्त करता है। देखो, अब जो राज्य की डेफिनेशन है वो हम आर्टिकल 12 में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 12, वो मैं आगे बता ही रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन राज्य की आर्टिकल 12 में, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध है। लेकिन फिर भी कुछ और भी ऐसे प्रोसीजर है, देखें बताऊँगा आपको। यहाँ पर आपको 2 डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। पहले क्या दोस्तों, एक तो व्यक्ति क्या है और एक नागरिक क्या है। तो व्यक्ति और नागरिक में किस प्रकार से अंतर है वो पहले आप यहाँ समझ लो। देखो, यहाँ से सबसे पहले व्यक्ति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो व्यक्ति में कौन कौन शामिल होता है। व्यक्ति में हम शामिल करते हैं दोस्तों किसको, चाहे वो व्यक्ति भारतीय हो चाहे वो व्यक्ति विदेशी हो, दोनों के दोनों क्या शामिल किए जाएंगे दोस्तों, व्यक्ति में। नागरिक क्या होता है दोस्तों, नागरिक होता है दोस्तों मात्र और मात्र भारतीय। जो भारतीय व्यक्ति होता है वो ही नागरिक होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ से कुछ ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं। क्या दोस्तों, कुछ ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं। तो वो देखो आप, यहाँ से 17, 15(2)
17 और इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से हैं? देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे, एक बार आप वो देख लो कौन से जो केवल नागरिक को प्राप्त है, वो देखो आप, केवल नागरिकों को प्राप्त, केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार, नागरिकों को प्राप्त अधिकार, जो केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। यानी कि हम अगर वहाँ डेफिनेशन में या इनके आर्टिकल में, उनके अनुच्छेद में कुछ भी लिखेंगे दोस्तों, तो वहाँ केवल हम व्यक्ति यूज में नहीं लेंगे, वहाँ क्या यूज में लेने वाले हैं दोस्तों? वो केवल नागरिक यूज में लेंगे। देखो 15, 17, 19, 29 और 30 दोस्तों, ये 5 अधिकार है। यानी कि जो आर्टिकल है वो किसको प्राप्त है दोस्तों? केवल नागरिकों को। तो नागरिकों को केवल ये प्राप्त है। कौन कौन से दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये 17 नहीं है, यहाँ पर है ये 16। ठीक है दोस्तों, ये जो अधिकार है 15, 16, 19, 29 व 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप, जो ऐसे कौन से व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार प्राप्त, व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार प्राप्त, तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं? देख कौन कौन से आर्टिकल अधिकार प्राप्त, ये है दोस्तों कौन कौन से? 15, 2, 16, 23 और 24, ये जो 4 आर्टिकल है वो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध मिलेंगे और केवल नागरिकों को प्राप्त है कौन से? 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29 और 30, और ये व्यक्ति के विरुद्ध है दोस्तों 15, 17, 23 और 24। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से। और दोस्तों जो बाकी बच गए कौन कौन से, जैसे जितने भी बच गए, जैसे मान लो इसमें यहाँ पर तो हम नागरिक यूज में ले लेंगे नाम, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल है सब के सब क्या है? व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध। ठीक है, ये तो मेन डेफिनेशन ये तो है ही, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध क्या है? वो मूल अधिकार जो प्राप्त है व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध है। लेकिन अगर इनमें अगर हम व्यक्ति नाम ले रहे हैं दोस्तों, तो इनके अलावा जो भी आर्टिकल है उनमें हम नाम लेंगे क्या? व्यक्ति शब्द काम में लेंगे, व्यक्ति शब्द काम में लेने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्या है? व्यक्ति को वो अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये स्पेशल कौन से हैं जो केवल व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है और इस व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, और ये व्यक्ति क्या हो सकता है? नागरिक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देखना, देखो दोबारा से समझ लेना एक बार कन्फ्यूजन। एक व्यक्ति है, व्यक्ति जब नागरिक कब होगा? जब वो भारतीय हो जाएगा, ठीक है, तब उसको नागरिक वाले अधिकार मिल जाएंगे, वो उसको व्यक्ति वाले अधिकार मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके खुद के भी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो एक व्यक्ति जो है जो भारतीय है, तो भारतीय जो व्यक्ति को हम तीनों अधिकार मतलब पूरे अधिकार मिलेंगे। कौन कौन से? व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध वाले भी, वो नागरिक भी बनता है क्योंकि वो भारतीय है, और जितने भी बच गए वो सारे अधिकार। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो क्या है? भारतीय है, तो भारतीय नागरिकों को तो लगभग सारे अधिकार मिल रहे हैं। जो भारतीय नहीं है उनको क्या है दोस्तों? उनको 15, 16, 19, 29 और 30 ये वाले अधिकार नहीं मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय नहीं है उनको 15, 16, 19, 29 और 30 वाले अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ से देखना आप, यहाँ तक आया समझ में दोस्तों? तो अब मैं जब भी नाम लूँगा 15, 16, 19, 29 और 30, तो केवल वहाँ नागरिक शब्द काम में लेने वाला हूँ। तो अब देखो आप आगे, तो दोस्तों इसमें अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पे 17 और जो 24 है, कौन सा दोस्तों? 17 और जो 24 है वो किस कैटेगरी का या किस प्रकृति का क्या है दोस्तों? अधिकार है। तो वो देखो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसा अनुच्छेद है। कौन सा दोस्तों? 17 और 24 दो ऐसे अनुच्छेद है जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 17 व 24 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और मेन बात, ऐसी कोई चीज़ जिस पे कोई प्रतिबंध नहीं होता दोस्तों, वो क्या होती है? निरपेक्ष। बताया था मैंने, पंथ निरपेक्ष, जिस पे धर्म पे कोई प्रतिबंध नहीं है, आज़ाद है, तो वहाँ निरपेक्ष काम है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों? 17 और 24 दो ऐसे आर्टिकल है या ऐसे अनुच्छेद है जिन पर कोई नियंत्रण नहीं है।
सॉरी कोई प्रतिबंध नहीं है, नियंत्रण तो है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये किस कैटेगरी के अनुच्छेद है दोस्तों? ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आप गौर करना। 17 और 24 कौन से कैटेगरी के आर्टिकल है दोस्तों? निरपेक्ष अनुच्छेद है, ये निरपेक्ष अनुच्छेद है। ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों किस आर्टिकल 12, फिर 13, फिर 14, 15, 16 और इस प्रकार से दोस्तों सारे आगे तक पढ़ेंगे। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मूल अधिकारों का अब तक चला आ रहा था। अब पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल 12 से लेकर और पूरे। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आर्टिकल 12 की बात करते हैं। तो 12 में मैंने एक ही बात बताया दोस्तों, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और मैं चलता हूँ आर्टिकल 12 की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब देखो आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 12 क्या बोलता है? आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों की क्या दे रखी है दोस्तों? डेफिनेशन यानी कि परिभाषा दे रखी है। और वो क्या दे रखी है वो देखो, सॉरी जो आर्टिकल 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है। देखो ये है दोस्तों आर्टिकल 12, और इसमें क्या दे रखा है दोस्तों? राज्य की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, कि राज्य क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको राज्य की परिभाषा बताने से पहले मैं बता दूं, जो आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है दोस्तों, वो भाग 3 और भाग 4 दोनों पर लागू होती है। ठीक है दोस्तों, भाग 3 और भाग 4। ठीक है, तो यहाँ लिख दो मैं सबसे पहला पॉइंट, इसमें बताई गई राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा कहाँ कहाँ पर लागू होती है दोस्तों? भाग 3 व भाग 4 पर लागू होती है, यानी कि भाग 3 और भाग 4 दोनों पर लागू होती है। कौन सी परिभाषा? जो आर्टिकल 12 में बताई गई है। तो देखो आप इसके तो बता दूं मैं आपको, 12 से 35 और ये भाग 4 है दोस्तों 36 से 51। इस प्रकार से ये नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, तो ये मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर कि किस प्रकार से राज्य की परिभाषा वहाँ काम में आ रही है और क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे, और आगे दोस्तों कि राज्य में क्या क्या शामिल है। देखो राज्य में शामिल क्या क्या शामिल है, देखो अब देखो आप, सबसे पहले तो भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं हम संघ सरकार। ठीक है दोस्तों, तो देखो जो राज्य में शामिल है वो देखो भारत सरकार है, भारत सरकार के साथ में क्या है? संसद जो राज्य में शामिल है। तीसरी दोस्तों क्या है? राज्य सरकार। चौथा है दोस्तों विधानमंडल। ठीक है, अब और है दोस्तों भारत सरकार के अधीन, क्या है दोस्तों? भारत सरकार के अधीन, सॉरी भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित, भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित कोई भी ऐसी सरकारी या मतलब कोई भी ऐसा प्राधिकरण जिसका नियंत्रण जिसका नियंत्रण कौन कर रहा है दोस्तों? भारत सरकार कर रही है। तो वो भी क्या होती है दोस्तों? वो भी राज्य में शामिल होती है। तो देखो एक बार इसको दोबारा से, क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित व सरकार के नियंत्रण में, क्या दोस्तों? भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित व सरकार के नियंत्रण वाले सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकरण। तो देखो भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित, यहाँ से लिख रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल ढंग से रहेगा, भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित वह किसके नियंत्रण में दोस्तों? ये है भारत सरकार के नियंत्रण में, क्योंकि नियंत्रण तो होना जरूरी है। तो ऐसी कोई भी प्राधिकरण, ऐसी कोई भी प्राधिकारी भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित वह भारत सरकार के नियंत्रण में। दोस्तों ये राज्य सरकार के नियंत्रण में हो सकती है, देखो भारत सरकार के नियंत्रण में।
प्राधिकारी। ठीक है दोस्तों, ये प्राधिकारी क्या होते हैं, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण वगैरह, ये सारी की सारी संस्थाएं होती है दोस्तों, और वो भी क्या होती है, वो भी राज्य में शामिल होती है। और दोस्तों स्थानीय यानी कि राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के भी अंडर में कुछ क्या होती है, देखो यहाँ से बात बता दूँ मैं आपको, 5वें नंबर की, 6ठे नंबर की देखो, राज्य सरकार के नियंत्रण में कोई भी प्राधिकारी के नियंत्रण में प्राधिकारी, ठीक है, वो भी किसके कारण, वो भी किस में शामिल होती है दोस्तों, वो भी राज्य में शामिल होती है। तो एक बार इसका फटाफट रिवीजन देखो, भारत सरकार और भारत सरकार के नियंत्रण में प्राधिकारी, ठीक है दोस्तों, संसद, फिर राज्य सरकार के नियंत्रण में कोई प्राधिकारी, फिर है दोस्तों विधानमंडल, और विधानमंडल क्या होती है, जिस प्रकार से संसद होती है उसी प्रकार से विधानमंडल होता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों राज्य के अंडर, मतलब राज्य की जो परिभाषा है उस राज्य की परिभाषा में ये सब कुछ शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार इरेज करो, और यानी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर पढ़ाता हूँ दोस्तों आगे। तो आगे जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे कि हमारे मूल अधिकारों का अगर हनन होता है, किस प्रकार से हनन होता है। अगर हमारे जो मूल अधिकार है वो कि कोई विधि है जो पहले से बनी हुई है, कोई विधि जो कानून, जब ये संविधान, मतलब जब ये बना था, मतलब जो संविधान बना हुआ था पुराना, यानी कि पुराना कानून बना हुआ है, वो कानून अगर हमारे मूल अधिकारों को क्या करता है, हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है, ये दबाता है, तो वहाँ पर दो प्रकार के सिद्धांत लागू कर सकते हैं। किस प्रकार से, एक तो आच्छादन का सिद्धांत और एक पृथक्करण का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल 13(1) में, और जो वो पृथक्करण का सिद्धांत है वो आर्टिकल 13(2) में पढ़ाऊंगा। तो किस प्रकार से, किस हद तक, कैसे क्या करना है वो देखो आप। तो यहाँ से आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, राज्य की परिभाषा में ये सब कुछ शामिल हो रहा है। और वहाँ पर दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य की परिभाषा में निम्न में से कौन शामिल है, तो वहाँ पर आप ये देख लेना, भारत सरकार, संसद और राज्य सरकार, विधानमंडल और मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में जो स्थित है, नॉर्मली जो स्थित है भारत के राज्य क्षेत्र में, तो भारत सरकार के नियंत्रण में कोई भी प्राधिकारी और राज्य सरकार के नियंत्रण में कोई भी प्राधिकारी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ही है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आर्टिकल 13 बता रहा हूं मैं आपको। जो मूल अधिकार है, अगर उन मूल अधिकारों का क्या होता है, किसी विधि के द्वारा हनन होता है, ठीक है दोस्तों, तो विधि क्या हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी। मूल अधिकारों से असंगत विधि, देखो यहाँ पे आर्टिकल 13 की बता दूं मैं, आर्टिकल 13 क्या बात बोलता है, देखो मूल अधिकारों से असंगत विधि है कोई, असंगत विधि शून्य घोषित कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब है, जैसे अब आर्टिकल 13(1) से समझना है किस प्रकार से इसका मतलब है। 13(1) बोलता है दोस्तों कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो यानी कि कोई विधि है जो पहले से बनाई हुई है। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार का हनन हो रहा है, किस प्रकार से हनन हो रहा है, जो विधि पहले से बनाई हुई है। तो पहले की अगर कोई विधि बनाई गई है लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले, देखो ढंग से समझना, संविधान लागू होने से पहले की विधि से मौलिक अधिकारों को हनन होता है। मौलिक अधिकारों को क्या होता है दोस्तों, अधिकारों को हनन होता है। तो वहाँ क्या करना पड़ेगा, अगर संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि है और उस विधि से मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो करना क्या है हमें, जहाँ तक मूल अधिकारों का हनन हो रहा है दोस्तों, उस विधि को आच्छादित यानी कि छिपा दो, यानी कि उस विधि का आपको कोई मतलब नहीं है जहाँ तक मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है तो विधि लागू रहेगी। क्या दोस्तों, जहाँ तक मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो विधि काम नहीं करेगी, और जहाँ तक
जहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर वो विधि फिर से काम करने लग जाएगी। तो क्या हो रहा है दोस्तों, संविधान लागू होने से पहले की अगर कोई विधि है और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, बात इतनी सी है। उल्लंघन लिख दो आप, ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो डेफिनेशन में दे रखा है ऐसा। तो दोस्तों उल्लंघन होने की सीमा तक देखो, तो उल्लंघन होने की सीमा तक उसे मौलिक अधिकारों से छिपा दिया जाएगा या आच्छादित कर दिया जाएगा। उसे मौलिक अधिकारों से आच्छादित कर दिया जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल दूंगा आपको दोस्तों। जैसे मान लो कोई विधि है और वो विधि है वो आर्टिकल 15, 16 और 17 और 18 इन चारों का क्या कर रही है दोस्तों, इन चारों का उल्लंघन कर रही है। वो विधि जो है 15, 16, 17, 18 और 18 का उल्लंघन कर रही है, लेकिन 19 और 20 का उल्लंघन नहीं कर रही। तो क्या होगा दोस्तों, 15, 16, 17 और 18 जो आर्टिकल है वो तो क्या होंगे, अब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उस फैसले में या कोई फैसला आता है तो उस फैसले में वो तो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो क्या है, प्रायोरिटी दी गई किसको, मौलिक अधिकारों को। लेकिन 19 और 20 इनका हनन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो इनका हनन नहीं हो रहा है तो विधि वहाँ पर लागू रहेगी। जहाँ तक वो मूल अधिकारों का हनन कर रही है या उल्लंघन कर रही है तो वहाँ तक तो क्या होगा दोस्तों, उसे हटा दिया जाएगा, और जहाँ पर वो हनन नहीं कर रही या उल्लंघन नहीं कर रही दोस्तों उसे वहाँ पर लगा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लो यहाँ पे हनन हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा हनन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तो वो विधि लागू हो जाएगी और यहाँ पे वो विधि नहीं लागू होगी। जहाँ तक ये क्या है, जहाँ तक मौलिक अधिकार है वहाँ तक ये विधि लागू नहीं होगी, बाद में लागू हो जाएगी। तो ये बताना चाह रहा हूँ। और दोस्तों इस प्रकार का ये जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, तो ये है सिद्धांत आच्छादन का सिद्धांत। अब देखो दोस्तों, आर्टिकल 13(2) की बात कर रहा हूँ मैं। ये है पृथक्करण का सिद्धांत, सेम वो का वही है। संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि है और वो विधि क्या कर रही है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो उस विधि को जहाँ तक क्या हो रहा है दोस्तों, उल्लंघन हो रहा है, उस विधि को समाप्त कर दिया जाएगा, उस विधि को हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उस विधि को अलग कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का क्या है दोस्तों, इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो पृथक्करण का सिद्धांत है। देखो सेम लाइन वो की वही है। संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले क्या है दोस्तों, पहले की विधि से क्या हो रहा है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो क्या करना है दोस्तों, उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन होता है तो उल्लंघन होने की सीमा तक, यहाँ पर भी सेम लाइन आएगी दोस्तों। क्या बोलेंगे, उल्लंघन होने की सीमा तक उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उससे मौलिक अधिकारों से पृथक कर दिया जाएगा। तो देखो, उससे मौलिक अधिकारों से पृथक कर दिया जाएगा। ये है दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 13 ये बात बोलता है। और ये सिद्धांत कौन सा है दोस्तों, ये सिद्धांत है पृथक्करण का सिद्धांत। अब दोस्तों आर्टिकल 13(2) में ये बात भी कही हुई है कि उससे अगर कोई मौलिक अधिकार है, अगर उल्लंघन करता है तो जरूरी नहीं है उसको आप पृथक्करण करो, उसको आप ढक भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसको आच्छादित भी कर सकते हो। ये बात भी इसमें कही गई है। अगर वाद की कोई विधि है तो उसको आच्छादन का सिद्धांत भी वहाँ पे लागू हो सकता है।
अब दोस्तों 13(3) की बात करेंगे। ये पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं जब तक क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक काफ़ी लंबा हो चुका है, फिर कल बात करेंगे अब। तो दोस्तों हमारे पढ़ा हुआ आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों किसी प्रकार की कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के बाद में आप हमारे वीडियो को लाइक करो दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।